सुप्रभात बच्चों, में वरुण सिंह बिहार बोर्ड 2024 के लिए तैयारी कर रहे सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए रसायन शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज का जो अध्याय है वो है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व तथा उप सहसंयोजन यौगिक से। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझिए। तो बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व तथा उप सहसंयोजन यौगिक से जो पहला प्रश्न है वो है डाइक्रोमेट आयन। Cr2O7 को बोलते हैं डाइक्रोमेट चार्ज है, तो ये डाइक्रोमेट आयन में इधर कुछ डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट आयन में ए ऑप्शन है 4 CRO बंध तुल्य होते हैं, बी ऑप्शन है 6 CRO बंध तुल्य होते हैं, सी ऑप्शन है CRO बंध तुल्य होते हैं, डी है सभी CRO बंध तुल्य नहीं होते। ये क्वेश्चन है आपका डाइक्रोमेट आयन में, यहां तक। इसका ए ऑप्शन है 4 CRO बंध तुल्य होते हैं, 6 CRO बंध तुल्य होते हैं, सभी CRO बंध तुल्य होते हैं, सभी CRO बंध तुल्य नहीं होते। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों बी, 6 CRO बंध तुल्य होते हैं। दूसरा प्रश्न है एक संक्रमण धातु का चुंबकीय घूर्णन 2.83 बोर मैग्नेटॉन है, इसके आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में 3, डी में 4। तो बच्चों, इसका बोर मैग्नेटॉन निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर आपको मालूम है तो यहां पर 2 रखिए। बोर मैग्नेटॉन म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2। ये आपका बोर मैग्नेटॉन निकालने का फॉर्मूला है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 रखेंगे तो यहां पर 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 2 जा 8 का अंडर रूट, तो 8 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2.83। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके बी सही। 2.83 बोर मैग्नेटॉन है, इसके आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 होंगे। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ए ऑप्शन है n-1 d5, बी ऑप्शन है n-1 d1 to 10 ns012। तो इस संक्रमण तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। n-1 d 1 से लेकर 10 तक, ns0 1 और 2। तो ये हो गया संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब फोर्थ प्रश्न है निम्न में से कौन सा यौगिक रंगीन होता है। यहां रंगीन होता है तो AgSO4 व्हाइट, CuF2 और MgF2 व्हाइट, CuCl, उसी तरह से सबसे रंगीन जो होगा वो CuF2 होगा। कॉपर डाइफ्लोराइड रंगीन होगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक्टिनाइड नहीं है। ए ऑप्शन क्यूरियम, बी ऑप्शन कैलिफोर्नियम, सी ऑप्शन यूरेनियम, डी ऑप्शन टर्बियम। तो टर्बियम आपका सही जवाब होगा। 6th क्वेश्चन है निम्न संक्रमण तत्व में परमाणु त्रिज्या सबसे कम होगी। इसमें संक्रमण तत्व जैसे बाएं से दाएं जाते हैं तो त्रिज्या घटती है। तो स्कैंडियम से लेकर टाइटेनियम जिंक तक सबसे छोटा जो होगा जिंक होगा। डी ऑप्शन करेक्ट। 7th क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक Ki डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक पोटेशियम आयोडाइड डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसका ए ऑप्शन Cu(I2), बी ऑप्शन Cu2I2, सी ऑप्शन Cu2SO4, डी ऑप्शन I2। तो ऑप्शन बी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इस लेंथेनाइड का, ये क्वेश्चन है, इस लेंथेनाइड का सबसे अधिक द्रवणांक होगा। ए ऑप्शन में दिया गया है आपको यूरोपियम, बी ऑप्शन में दिया गया है टर्बियम, सी ऑप्शन में समारियम, डी ऑप्शन में सीरियम। तो सबसे अधिक ऐसे लेंथेनाइड्स के जो होते हैं द्रवणांक अधिक होते हैं, करीब करीब 1000 से 1200 केल्विन तक। लेकिन लेंथेनाइड में समारियम एक ऐसा तत्व है जिसका द्रवणांक 1600 केल्विन होता है।
तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 7th अब तक। 8th क्वेश्चन के लिए ये डी और एफ ब्लॉक तथा उप सहसंयोजक यौगिक से प्रश्न है, 2 चैप्टर के एक साथ। वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब अगला प्रश्न है 8th प्रश्न। क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है और इन्हें आप बनाने का प्रयास करें। सब चैप्टर से दिया गया है हमने, ताकि आपके प्रश्न नहीं छूटे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न 9th प्रश्न है। 9th क्वेश्चन, इसमें निम्नलिखित संक्रमण धातुओं में निम्न संक्रमण धातुओं में, निम्नलिखित संक्रमण धातुओं के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का अर्थ है डायमैग्नेटिक है। कौन प्रतिचुंबकीय है? ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन कोबाल्ट 2+, बी ऑप्शन हो गया निकल 2+, सी ऑप्शन हो गया कॉपर 2+, डी ऑप्शन हो गया Zn 2+। तो बच्चों रंगीन जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे अयुग्मित होते हैं, तो वो प्रतिचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। जैसे देखिए यहां पर कोबाल्ट 2+, ये हो गया आपका अनुचुंबकीय, उसी तरह से निकल 2+ भी आपका हो गया अनुचुंबकीय, कॉपर 2+ भी हो गया, ये आपका अनुचुंबकीय हो गया। लेकिन डी में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, तो डी कौन सा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। डी में देखिएगा, डी का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जिंक, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 30 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर Zn 2+ की बात की जाए तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका और 3d10 लास्ट। सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में है, पेयर्ड है, इसलिए Zn 2+ क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय हो गया। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, ये प्रतिचुंबकीय हो गया। अगर पेयर्ड है तो वो रंगहीन हो जाएगा, मतलब इनका जो ये जो होगा रंगहीन होगा। तो प्रतिचुंबकीय है, रंगहीन है, इसका जो
मैग्नेटिक मोमेंट होगा प्रतिचुंबकीय का वो भी शून्य हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी शून्य होंगे। तो सो डी ऑप्शन जो होंगे इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे और डी इसका सही जवाब होगा। युग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या होगी तो प्रतिचुंबकीय होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अणुचुंबकीय होगा। तो Zn2+ के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, युग्मित होंगे और युग्मित होने के कारण ये हो जाएंगे प्रतिचुंबकीय। 10th प्रश्न, 10th क्वेश्चन है, इसमें किस ग्रुप के तत्व को, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? हमने 9th प्रश्न में क्या देखा, निम्नलिखित संक्रमण धातुओं के आयनों को में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय में आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, Zn2+। अब 10वां प्रश्न है, किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। बी ऑप्शन हो गया आपका डी ब्लॉक। सी ऑप्शन हो गया एस ब्लॉक और डी ऑप्शन हो गया एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। संक्रमण तत्व किस ग्रुप को कहा जाता है? तो डी ब्लॉक वाले तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक को प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है और एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसको आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं एफ ब्लॉक वाले को। एस और पी ब्लॉक को बोला जाता है प्रतिनिधि तत्व और डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। और प्रश्न 11, निम्न में किसकी आकृति, किसकी आकृति चतुष्फलकीय है? चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय इंग्लिश में इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। तो किसकी आकृति चतुष्फलकीय है? ए ऑप्शन है Ni टेट्रासाइनोनिकलेट 2-, ये ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपका पैलेडियम टेट्रासाइनो पैलेडेट। सी ऑप्शन है आपका और डी ऑप्शन है आपका तो चतुष्फलकीय बच्चों NiCN4 2- की होगी। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अब 11th क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है, डी ऑर्बिटल का आकार होता है ए ऑप्शन है गोलीय, यहां ए ऑप्शन गोलीय हो गया। बी ऑप्शन है डम्बेल। सी ऑप्शन है डम्बेल और डी ऑप्शन हो गया इसमें आपका ये डम्बेल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
डी ऑर्बिटल का आकार बच्चों डबल डम्बेल होता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा जवाब। 13th क्वेश्चन है, निम्न ये उप सहसंयोजन यौगिक से सवाल है। निम्न में से कौन सा यौगिक प्रकाशीय समावयवता दर्शाता है। इनमें से कौन सा दिया जा रहा है आपको? ऑप्शन ए, बी ऑप्शन दिया जा रहा है, सी ऑप्शन दिया जा रहा है, डी ऑप्शन दिया जा रहा है। तो बच्चों याद रखेंगे कि प्रकाशीय समावयवता जहां ऑक्सलेटो रहे, इथीन डाइएमीन रहे, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। या C2O4 रहेगा, ये अस्थाई भी बनाते हैं क्योंकि किलेटिंग लिगेंड जो होता है थोड़ा अस्थाई होता है। तो यहां C2O4 2- और इथेन 1,2 डाइएमीन EN, ये दोनों जो हो जहां रहेंगे वहां प्रकाशीय समावयवता दर्शाया जाएगा। और ये काइनेटिक लिगेंड है, ये अस्थाई भी होते हैं, काफी अस्थाई भी होते हैं। जहां C2O4 दिया रहे, ये अस्थाई यौगिक के रूप में भी होंगे, प्रकाशीय समावयवता भी प्रदर्शित करेंगे और अस्थाई भी होंगे। उसी तरह से EN हो, EDTA हो, ये सब क्या होंगे? ये सब काइनेटिक लिगेंड है, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। ये C2O4 2- EN, इसको ध्यान में रखेंगे प्रकाशीय समावयवता के लिए। तो अस्थाई भी होंगे ये। 13th क्वेश्चन हुआ हमारा। अब 14th अब 14वां प्रश्न, 14th क्वेश्चन, पोटास K3 ट्राईऑक्ट्रिस ऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड में क्रोमियम की उप सहसंयोजन संख्या है। इसमें क्रोमियम का उप सहसंयोजन संख्या पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 6, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपका 3। तो बच्चों याद रखेंगे, जहां OX मतलब C2O4 2- या OX कहिए या इसको C2O4 2- भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑक्सलेटो या OX, दोनों एक ही चीज है। यहां पर OX लिख दें या इसको लिखना है, और इस क्वेश्चन को आप दे सकते हैं K3Cr C2O4 होल थ्राइस में Cr की उप सहसंयोजन संख्या है। तो ये अकेला लिगेंड जो होता है दो डोनर एटम के साथ होता है, इसलिए एक को 2 ट्रीट किया जाता है। ये एक OX बराबर 2, तो 2 3 या कितना हो जाएगा 6। तो Cr की ऑक्सीजन उप सहसंयोजन संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन दे तो इसमें उप सहसंयोजन संख्या
6 हो जाएगी। उसी तरह से अगर ईएन इथेन 1,2 डाईएमीन भी लगा रहे तो एक ईएन 2 के बराबर होता है। अगर ईएन 2 लगा है तो समझिए उपसहसंयोजन संख्या 4 है। अगर ईएन 3 लगा है तो समझिए उपसहसंयोजन संख्या 6 हो गया। तो उसी हिसाब से ये इसमें सीआर की उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अब अगला प्रश्न है 14th और 15th प्रश्न। सीआर की उपसहसंयोजन संख्या C2O4 एक अकेला लिगेंड, 2 लिगेंड के बराबर करीब करीब यूनिट, ये डाइडेंटेट लिगेंड है C2O4। और C2O4 जहां रहेगा वहां अस्थाई यौगिक भी बनेंगे। प्रकाशिक समाव्यता भी यही दर्शाएगा, याद रखेंगे। प्रश्न 15 क्वेश्चन है, 15वां प्रश्न है बच्चों, ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिए। 15th है कोबाल्ट के प्रभावी परमाणु संख्या इस यौगिक में इथेन 1,2 डाईएमीन Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स में पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका दिया गया है 27, बी ऑप्शन दिया गया है आपको 36, सी ऑप्शन दिया गया है आपका 33 और डी ऑप्शन दिया गया है आपका 35। कोबाल्ट के इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का बच्चों होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? कोबाल्ट का होता है 27 और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -3 कर देंगे ऑक्सीकरण संख्या। लिगेंड 2 2 जा 4 2 6, 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड प्लस 12, तो ये हो गया कितना हो गया? 24 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 36। तो बी ऑप्शन जो होगा आपका सही जवाब होगा। देखिए पहले कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिखिए 27, इसका ऑक्सीकरण संख्या जैसे कि CO En होल ट्वाइस Cl2 और ये प्लस, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या x प्लस 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू प्लस 1, x माइनस 2 इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू प्लस 3। तो एटॉमिक नंबर में से क्या कीजिए? उसके ऑक्सीकरण संख्या को घटा लीजिए। फिर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड उपसहसंयोजन संख्या कितना हो गया? तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन, 2 इंटू उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन 2 गुना उपसहसंयोजन संख्या। तो यहां पर 2 गुना एक ईएन है तो ये अकेले 2 के बराबर है, 2 2 जा 4 और प्लस 2 क्लोरीन वाला 2 है तो 2, तो कितना हुआ? 2 2 जा 4 2 6, तो 2 इंटू 6 करना है, तो 2 इंटू 6 कितना हो गया? 12, तो यहां 12 जोड़ दिए, जोड़ के कितना आया? 36। तो इसका प्रभावी परमाणु संख्या, इसको EAN भी कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मतलब प्रभावी परमाणु संख्या। EAN भी पूछे, कोबाल्ट का EAN होगा इस कॉम्प्लेक्स आयन में, तो आपको 36। अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 16 क्वेश्चन, H2
PTCl6 का IUPAC नाम है? नाम है। ए ऑप्शन दिया गया है आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लैटिनेट हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लैटिनेट। तो इस 16th क्वेश्चन का ए, इसका नाम दिया गया है ए ऑप्शन में हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लैटिनेट। बी ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लैटिनेट 4, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है 4 रोमन नंबर में। बी ऑप्शन है हाइड्रोजन हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट 2, हेक्साक्लोरोप्लैटिनेट रोमन नंबर में ऑक्सीकरण संख्या को लिखा जाता है। अब सी ऑप्शन है हाइड्रोजन हेक्साक्लोरिडो, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरिडो। हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनेट 5, प्लैटिनम को प्लैटिनेट भी लिख सकते हैं, प्लैटिनेट 5, प्लैटिनेट 5 ये रोमन नंबर में। हेक्साक्लोरो प्लैटिनेट 5, हाइड्रोजन हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनेट 2, और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन हेक्साक्लोरिडो प्लैटिनेट 2। तो बच्चों IUPAC नेम पहले केटायन का नेम होता है हाइड्रोजन, फिर लिगेंड का नाम तो हेक्साक्लोरो और प्लैटिनेट, चूंकि ये नेगेटिव लिगेंड है ये, इसलिए नाम हो जाएगा प्लैटिनेट 2। तो ए बी ऑप्शन जो होगा, बी ऑप्शन नॉट, बी ऑप्शन में ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो ये गलत है। हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लैटिनेट 4 ये ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसलिए कि प्लैटिनम का यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 4 है और ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर लिखा जाता है, तो ये ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। 17 क्वेश्चन है कि K3FeCN6 एक है, ए ऑप्शन है द्विक लवण, एक हो गया द्विक लवण। बी ऑप्शन हो गया उप सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक। सी अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, और डी साधारण लवण, तो बच्चों इसका सही जवाब होगा कि K3FeCN6 एक जटिल लवण है और ये उप सहसंयोजन यौगिक के तहत आता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, K3FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। अब निम्न जटिल यौगिक, निम्न जटिल यौगिक
में किसका अनुचुंबकीय में किसका अनुचुंबकीय किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? आघूर्ण सबसे अधिक है। इन जटिल यौगिक दिए जा रहे हैं आपको। ए है आपका Cr H2O, ये ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है FeH2O होल Cl2। सी ऑप्शन आपका दिया गया है FeCN6 4 माइनस, और डी ऑप्शन है आपका टेट्राकार्बोनिल निकल। तो बच्चों सबसे किसका अनुचुंबकीय घूर्ण सबसे अधिक है? तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसी का सबसे अधिक अनुचुंबकीय आघूर्ण होगा, और ये है बी FeH2O होल 6 Cl2। अब अगला क्वेश्चन 19th। क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 19वां क्वेश्चन है हमारा। ठंडी के मौसम अष्टफलकीय संकुल अष्टफलकीय संकुल अष्टफलक में संभव समावयवों की संख्या में संभव समावयवों की संख्या। ए है 1, ए हो गया 1, बी हो गया 2, सी हो गया 3, डी हो गया 4। इसमें संभव समावयवों की संख्या अगर पूछे तो ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। संभव समावयवों की संख्या C2O4 है ये। 20 क्वेश्चन 20th। जब एक मोल लिया जा रहा है, जब एक मोल CrCl3 को AgNO3 की अधिक में अभिक्रिया कराया जाता है, में अभिक्रिया
कराया जाता है तो 3 मोल AgCl प्राप्त होता है। तब जटिल यौगिक का सूत्र होगा, जटिल यौगिक का सूत्र होगा। ये ऑप्शन दिया गया है आपका CrCl3 H2O होल थ्राइस और इंटू 3H2O। ये ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन है आपका CrCl2 H2O होल ट्वाइस इंटू 4 H2O होल 4 रखिएगा यहाँ पर, H2O होल 4 अब एक Cl इधर इंटू 2H2O। ये सी ऑप्शन है आपका ये CrCl H2O होल 5 और इधर हो गया Cl2 इंटू H2O। और डी ऑप्शन है आपका CrH2O होल 6 CrH2O होल 6 और Cl3। देखिए बच्चों, 1 मोल CrCl3 इंटू 6H2O को जब सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराया जाता है तो 3 मोल AgCl प्राप्त होता है। जटिल यौगिक का सूत्र होगा। तो AgCl कैसे प्राप्त होगा? जब क्लोराइड तीनों बाहर होंगे तब 3 मोल AgCl बनेगा। इधर देखिए तीनों क्लोराइड बाहर है, यहां पर 3 मोल AgCl का अर्थ है 3 क्लोराइड 3 Ag। तो यहां पर क्लोराइड 3 बाहर कब आएगा? जब सब क्लोराइड बाहर होंगे। देखिए तीनों क्लोराइड यहां बाहर है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। डी ऑप्शन करेक्ट। अब अगला प्रश्न है, ये हमने 20th प्रश्न को बनाया। 21 है, सभी लिगैंड होते हैं, सभी लिगैंड होते हैं। ए है लेविस अम्ल, बी हो गया लेविस भस्म, सी हो गया उदासीन और डी हो गया आपका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जितने भी लिगैंड होते हैं, जैसे कि कोई भी लिगैंड हो, किसी भी उदाहरण को लीजिए, ये सब लिगैंड और ये केंद्रीय परमाणु जो ब्रैकेट के जस्ट सामने है वो केंद्रीय धातु है। और जितने भी लिगैंड्स हैं सब के सब लेविस भस्म होते हैं, लेविस क्षार होते हैं, सारे के सारे लेविस क्षार होते हैं। लेकिन केंद्रीय धातु जो होता है वो लेविस अम्ल होता है। केंद्रीय धातु का अगर सवाल होता, सब केंद्रीय धातु होते हैं, तो उस केस में आप लेविस अम्ल ट्रीट कीजिएगा। लेकिन लिगेंड पूछेगा तो सभी लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन देता है केंद्रीय धातु को। तो केंद्रीय धातु क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला होता है। तो इलेक्ट्रॉन को लेने वाले को अम्ल कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को देने वाले को क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर लिगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है तो लेविस भस्म हो गया, और केंद्रीय धातु इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये लेविस अम्ल हो गया। तो यहाँ पर पूरा सभी लिगेंड लेविस भस्म, और यही रहता सभी केंद्रीय धातु परमाणु लेविस अम्ल। अब 22nd क्वेश्चन है कि वह जटिल आयन
वह जटिल आयन ट्वेंटी टू है ध्यान से वीडियो को देखेंगे। वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ए ऑप्शन है आपका MnO4 माइनस, इस बी ऑप्शन है आपका NH3 3+, सी ऑप्शन है आपका FeCN6 3-, डी ऑप्शन है आपका CrH2O6 3+। तो जटिल आयन केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो है आपका ए ऑप्शन। MnO4 जिसमें कि कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां ऑक्सीकरण अवस्था इसका +7 है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके पार्टिसिपेटेड हो जाते हैं। 23 क्वेश्चन, कौन कथन गलत है? कौन कथन गलत है? इसमें ए आपका दिया है टेट्राकार्बोनिल निकेल NiCO4, बी दिया हुआ है NiCN4 2-, सी दिया हुआ है NiNH3 2+, और डी ऑप्शन दिया हुआ है NiCl4 2-। इसमें दिया है चतुष्फलकीय और चुंबकीय। बी ऑप्शन दिया गया है इसमें वर्गतलीय प्रतिचुंबकीय, और इसमें दिया गया है आपका अष्टफलकीय और अनुचुंबकीय। और इसमें दिया गया है आपका चतुष्फलकीय और अनुचुंबकीय। तो बच्चों इसमें कौन कथन गलत है? गलत कथन को दिखाना है। NiCl4 चतुष्फलकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है। ये क्या होता है? NiNH3 अष्टफलकीय है, अनुचुंबकीय है। NiCN4 ये तो प्रतिचुंबकीय है लेकिन वर्गतलीय भी है। ए ऑप्शन है NiCO4 में, तो इसमें चतुष्फलकीय है लेकिन अनुचुंबकीय नहीं है।
तो कौन कथन गलत है? इसमें गलत कथन होगा ए ऑप्शन NiCO4। NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था होगी 24। अगर मान लीजिए पूछता है NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था, तो उसको याद रखिएगा कि जब भी कार्बोनिल लगा रहे CO ग्रुप, तो याद रखिए उसका ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगा। तो ऑप्शन में होगा आपका 0, 2, 1, 3। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 0। ओके, अब प्रश्न लास्ट है 25। यहां पर K4FeCN6 का IUPAC नाम होगा, IUPAC नाम होगा। तो इसको याद रखिए, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस तरह से दिया है तो इसका नाम लिख दीजिएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। और दे दिया ए ऑप्शन। बी ऑप्शन दे दिएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो याद रखिए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 जो है इसका सही आंसर है। अब लास्ट प्रश्न है आपका, सबसे पहला ज्ञात समन्वय यौगिक कौन था? अब प्रश्न है पहला ज्ञात समन्वय यौगिक। तो सबसे पहला ज्ञात समन्वय यौगिक था बच्चों प्रूशियन ब्लू। सबसे पहला ज्ञात समन्वय यौगिक था प्रूशियन ब्लू। प्रश्न, सबसे पहला ज्ञात समन्वय यौगिक था। समन्वय यौगिक कहने का अर्थ है उप सहसंयोजन यौगिक। सबसे पहला उप सहसंयोजन यौगिक क्या था? वो था आपका प्रूशियन ब्लू। ए ऑप्शन में देगा नीला थोथा हरा थोथा, नीला थोथा। बी ऑप्शन है आपका हरा थोथा। सी ऑप्शन है आपका प्रूशियन ब्लू। और डी ऑप्शन है आपका पोटास एलम। तो बच्चों सबसे पहला ज्ञात जो था वो प्रूशियन ब्लू था समन्वय यौगिक। अब मोहर लवण का सूत्र है, मोहर लवण का सूत्र है FeSO4 इंटू 7H2O, बी है CuSO4 इंटू 5H2, 5H2O, सी है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O। तो मोहर लवण का डी जो है Na2CO3 इंटू 10H2O, डी ऑप्शन में है। तो बच्चों मोहर लवण का जो सूत्र होगा वो होगा FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। सी ऑप्शन जो होंगे वो आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे। और बच्चों ये चैप्टर डी और एफ ब्लॉक तथा उप सहसंयोजन यौगिक से है, जिसमें हमने 27 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। इन दोनों चैप्टर से अगले फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम ऑब्जेक्टिव के वीडियो लेके आएंगे, कार्बनिक रसायन के। तब तक
थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।